हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा और ये है पार्ट 1। इस चैप्टर को 2 पार्ट में कवर करेंगे। हमने रेफरेंस लिया है टी.आर. जैन और विकी ओरिजी की बुक से। टॉपिक्स हमको कौन कौन से कवर करने हैं। पहला टॉपिक है व्हाट इज क्लासिफिकेशन, सेकेंड है कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, थर्ड है रॉ डाटा। ये पार्ट 1 के टॉपिक्स हैं। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज और टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 5 टॉपिक हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब भी आप कोई डाटा कलेक्ट करते हो तो आपको उसको सही तरीके से क्लासिफाई करना होता है। मतलब सही ग्रुप्स में आपको उनको डिवाइड करना होता है। डाटा को आपको ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है कि ये डाटा इस पर्टिकुलर ग्रुप में आएगा, ये वाला डाटा इस पर्टिकुलर ग्रुप में आएगा, ये वाला डाटा इस पर्टिकुलर ग्रुप में आएगा। ठीक है, तो आप हमेशा डाटा जो कलेक्ट करोगे वो एक पूरा मैनर तरीके से करोगे और ग्रुप्स में करोगे। हौच पौच नहीं होना चाहिए आपका कोई भी डाटा। मान लो आपको जो भी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में फैमिलीज रहती हैं उनके ऊपर डाटा कलेक्ट करना है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको डाटा कलेक्ट क्या करना है, किस बारे में आपको जानना है। तो आपको अगर उनकी मंथली एक्सपेंडिचर जाननी है कि एक महीने का एक्सपेंडिचर वो कितना करते हैं, आपको ये जानना है, तो सबसे पहले आपको उन सबकी इनकम पता होनी चाहिए कि उनकी फैमिली इनकम है कितनी। अगर किसी की फैमिली इनकम मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं कि 50,000 है और एक फैमिली है उसकी 10,000 है, तो इन दोनों के जो एक्सपेंडिचर होंगे उनमें तो फर्क आएगा ही ना। तो जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे, जब आप डाटा बनाएंगे तो आप ग्रुप बनाएंगे कि फैमिली इनकम जो भी है मोर देन 20,000 वाले और फैमिली इनकम लेस देन 20,000 वाले, ऐसे करके आप ग्रुप्स बनाएंगे। 20,000 वाली फैमिली इनकम के एक्सपेंडिचर कितने हैं, 30,000 जिसकी फैमिली इनकम है उनके एक्सपेंडिचर कितने हैं, 40,000 जिसकी फैमिली इनकम है उसके एक्सपेंडिचर कितने हैं, 50,000 जिसके उसके कितने हैं, या ऐसे बनाएंगे। अलग अलग तरीके से आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, पर आप उस बेस पे डाटा बनाएंगे। आपने मंथली एक्सपेंडिचर चूज कर लिया कि इस पे डाटा कलेक्ट करना है, लेकिन आपने ये डिसाइड, फिर आपने किसी की इनकम नहीं पूछी और जाके सीधा कलेक्ट करना शुरू कर दिया कि इसकी तो 10,000 है, लेकिन एक फैमिली जिसके सिर्फ 1,000 रुपए है एक्सपेंडिचर, एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, लेकिन फर्क किस चीज का है? फर्क है इनकम का। जब इनकम डिफरेंट होगी तो एक्सपेंडिचर भी तो डिफरेंट होगा। तो आपको वो ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई करना होगा डाटा को। हौच पौच नहीं होना चाहिए, डाटा खराब नहीं होना चाहिए, हर चीज उस डाटा के अंदर होनी चाहिए, पर डाटा क्लियर होना चाहिए हमारा पूरा का पूरा। उसको अच्छी तरीके से क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो क्लासिफाई कैसे करना है ये बताया मैंने अभी आपको कि आपको पहले डिसाइड करना है कि आपने किस बारे में डाटा कलेक्ट करना है, और जब आप वो डिसाइड कर लें तो आपको उसके सारे बेसिस ढूंढने हैं कि उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस क्या हो सकता है। मंथली एक्सपेंडिचर पे डाटा कलेक्ट करना है तो पहले मंथली इनकम तो पता हो, तभी एक्सपेंडिचर पे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस। ग्रुप्स या क्लासेस बोलते हैं हमको कि जिसमें हम उनको अरेंज करते हैं चीजों को अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस एंड एफिनिटीज एंड गिव्स एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट में एग्जिस्ट अमंगस्ट अ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसके 2 फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर है डाटा डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। डाटा को हम अलग अलग ग्रुप में डालेंगे। अगर हमको एजुकेशन के हिसाब से हमें ग्रुप बनाने हैं तो हम 2 ग्रुप बनाएंगे, एक एजुकेटेड लोग कितने हैं और एक अनएजुकेटेड लोग कितने हैं। ठीक है, ये हमने ग्रुप के हिसाब से बना दे। एक हम बनाएंगे क्लास के हिसाब से, मतलब कि सिमिलर क्लास के हिसाब से, सिमिलैरिटीज के हिसाब से, कि कुछ डाटा एक क्लास में जाएंगे, दूसरी डाटा दूसरी क्लास में जाएंगी। ठीक है, लेकिन जब भी उनकी सिमिलैरिटी चेंज होगी, जो लोग क्लास 1 में आते हैं अगर उनकी सिमिलैरिटी चेंज होकर क्लास 2 की आ गई तो वो चेंज होकर क्लास 2 में आ जाएंगे, और जो लोग क्लास 2 में आते हैं अगर उनके कुछ कुछ फीचर्स चेंज हो गए इन फ्यूचर तो वो क्लास 1 में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये डाटा को 2 तरीके से हम डिवाइड करते हैं। 2 फीचर्स होते हैं इसके, एक ग्रुप्स में डिवाइड करना है कि एजुकेटेड अनएजुकेटेड, और दूसरा क्लास में डिवाइड करना है कि कौन कौन सी क्लास है, और इन फ्यूचर क्लास चेंज हो तो आपका ग्रुप भी चेंज हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे क्लासिफिकेशन के। अब पहला है ब्रीफ एंड सिंपल। जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का वो यही है कि जो आपका डाटा निकल के आ रहा है वो बहुत सिंपल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, ब्रीफ वे में हो, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो कि कोई भी उस डाटा को एक बार में देखे और उसको समझ में आ जाए कि इस डाटा में एग्जैक्ट दिया क्या गया है, हमको डाटा बोलना क्या चाह रहा है, किस बारे में है। यूटिलिटी, ऑब्जेक्टिव ये कि यूटिलिटी हो उस डाटा की, समझ में आए, हमारे यूज में आए वो डाटा, ठीक है। डिस्टिंक्टिवनेस, कि जो डाटा है वो कंपेयर करता है, डिस्टिंक्टिवनेस दो चीजों में डिफरेंस दिखाता है। हमने डाटा निकाला 2020 की चलो मंथली इनकम का डाटा निकाला। 2020 में एक पर्टिकुलर लोकेलिटी की मंथली इनकम, 2020 की एक पर्टिकुलर लोकेलिटी की मंथली इनकम इतनी थी मान लो 20,000 थी, और 2021 में उसी लोकेलिटी की मंथली इनकम 40,000 होगी। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ना, डिस्टिंक्टिवनेस है कि दो साल के डाटा को हमने कंपेयर कर लिया। हम ये बता सकते हैं कि चंडीगढ़ में एजुकेटेड लोग 70% है, दिल्ली में एजुकेटेड लोग 90% है, ऐसे करके हम कंपेयर कर सकते हैं। डिस्टिंक्टिवनेस दिखाता है हमें, ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम डिफरेंस बता पाए, हमें हमारा क्लासिफिकेशन जो भी हमने किया उससे हम डिफरेंस निकाल सके। कंपेरेबिलिटी, ये सेम एग्जांपल हो गया, हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि चंडीगढ़ में 70% लोग एजुकेटेड हैं, दिल्ली में 90% लोग एजुकेटेड हैं, तो मतलब दिल्ली में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं एज कम्पेयर टू चंडीगढ़। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये सच्चाई नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई मुझे बाद में डांटना मत। साइंटिफिक अरेंजमेंट, जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो साइंटिफिक मैनर में करते हैं, यानी उससे रिलायबिलिटी बनती है। साइंटिफिक मैनर में यानी एक प्रॉपर वे में हम उसको क्लासिफाई करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके हम उसको क्लासिफाई करते हैं, हम ऐसे कुछ भी क्लासिफाई नहीं कर देते हैं। नेक्स्ट आता है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, कि जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होता है, जिससे हमें चीजों को समझने में ईजी रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, अब हम आते हैं हमारी क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि किस तरीके का हमारा क्लासिफिकेशन होना चाहिए। कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब किस तरीके का, क्या क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मतलब हर एक आइटम उस डाटा के अंदर किसी ना किसी ग्रुप में होनी चाहिए। आपने एक लोकेलिटी का अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो उस लोकेलिटी में जितने घर हैं, 100 घर हैं, तो 100 के 100 घर किसी ना किसी ग्रुप के अंदर आने चाहिए। कोई भी आइटम मिस नहीं होना चाहिए, पूरे का पूरा कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए, सब कुछ उसमें कवर होना चाहिए, कोई भी चीज रह नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये 100 हैं, तो इसमें से जो भी पूरे के 100 जो घर हैं, ये कौन से ग्रुप में जाएंगे, कौन से ग्रुप में फिट होने चाहिए और वो उसी ग्रुप में डलने चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एक ग्रुप में डाल दिया वो बिलोंग करता हो डी ग्रुप से, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जहां बिलोंग करता है उसको उसी ग्रुप में होना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए आपके क्लासिफिकेशन में। होमोजेनिटी होनी चाहिए, मतलब अगर ए ग्रुप की हम बात करें तो उसमें जो भी नंबर्स आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, वो एक दूसरे के सिमिलर होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। सुटेबिलिटी, हमारे लिए सुटेबल होना चाहिए डाटा, बहुत ज्यादा हॉचपॉच डाटा नहीं होना चाहिए, और जो चीज मांगी है वो क्लियर होनी चाहिए। देखो जैसे कि इसमें लिखा है कि अगर आपको इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में पता करना है स्टूडेंट का, किसी स्कूल के एक पर्टिकुलर स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनका इनकम और एक्सपेंडिचर आपको पता करना है, तो आप उनसे उनका वेट और उनकी हाइट तो नहीं पूछोगे, ठीक है, तो उनका जो इनकम और एक्सपेंडिचर ही पूछोगे। तो उस क्लासिफिकेशन में ये नहीं लिखा होना चाहिए कि इनकम के साथ साथ उसका वेट भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया, नहीं, हौच-पौच नहीं होना चाहिए, फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए, जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए डाटा, जिस बेस पे इन्वेस्टिगेशन करी गई है वही डाटा हमें मिलना चाहिए। इलास्टिक, इन फ्यूचर अगर हमको चेंज करना है हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव, तो डाटा जो होना चाहिए वो इलास्टिक होना चाहिए कि हम उसको चेंज भी कर सके, स्कोप होना चाहिए उसमें चेंज होने का। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस। क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करते हैं वो है, इसके 4 पॉइंट हैं। सबसे पहला आता है ज्योग्राफिकल या स्पेशल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव के 2 तरीके हैं, सिंपल और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, और लास्ट आता है क्वांटिटेटिव या फिर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। एक एक करके हम देखते हैं। तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, जब हम
जगह के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से डाटा को कंपेयर करते हैं या डाटा को लिखते हैं, तो वो होता है हमारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे प्लेस लिख दिया और हमने बता दिया कितनी वहाँ पे फर्म्स हैं। पंजाब में 30 फर्म्स हैं, हरियाणा में 25 फर्म्स हैं, यूपी में 25 फर्म्स हैं। तो जगह के हिसाब से हमने बताया कि वहाँ पे कितनी कंपनियां हैं, तो हमने अलग अलग जगह के हिसाब से बता दिया कि वहाँ कितनी कंपनियां हैं। जगह के हिसाब से जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं डाटा का, तो वो होता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब हम टाइम के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी डाटा का, जैसे कि 2017 में सेल कितनी हुई थी, इतनी हुई थी, 2018 में 90 लाख हुई थी, 2019 में 95 लाख हुई थी। तो जब हम टाइम के हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो आएगा हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब हम क्वालिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, जैसे कि ऑक्यूपेशन क्या है किसी की, रिलीजन क्या है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है पॉपुलेशन का, तो वो आएगा हमारा क्वालिटेटिव में। अब इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक सिंपल क्लासिफिकेशन है, इसको हम डाइकोटॉमी भी बोलते हैं, यानी कि दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जिस क्लासिफिकेशन को हमने, जैसे कि मेल फीमेल हो गए, हेल्दी अनहेल्दी हो गए, एजुकेटेड अनएजुकेटेड हो गए, ठीक है। जब हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया तो ये सब होता है सिंपल क्लासिफिकेशन, यानी डाइकोटॉमी में आता है। डाइकोटॉमी में क्या आता है, जब हम दो ग्रुप्स में डाटा को डिवाइड करते हैं, जैसे मेल फीमेल, सेम चीजें होंगी, अलग अलग एक ग्रुप वही हुआ, मेल हो गए और फीमेल हो गए, हेल्दी होता है या अनहेल्दी होता है। तो जब हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं डाटा को, तो वो सिंपल क्लासिफिकेशन में आता है। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में ये आता, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में वो आता है जब डाटा आगे आगे और किसी न किसी कैटेगरी में डिवाइड होता है। जब डाटा को हम दो ग्रुप से ज्यादा, दो क्लास ग्रुप या क्लास से ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक बार हमने उसको डिवाइड किया पर्टिकुलर ग्रुप में, आगे हम उसको और किसी और ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, फिर हम उसको और ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम दो या दो से ज्यादा बार उस ग्रुप को डिवाइड करते हैं तो वो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में आ जाता है। जैसे कि इसको पढ़ के समझ लेते हैं। When classification according to quality of data involve more than one characteristics, उसमें जब एक से ज्यादा characteristics हो, it is called manifold classification। जब एक से ज्यादा उसमें characteristics आ जाए तो वो manifold classification या फिर multiple classification बोलते हैं हम उसको। As a result of it, there may be more than two classes। तो यहाँ पे कितनी क्लासेस हो सकते हैं, more than two, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए तो क्लासेस दो या दो से ज्यादा हो जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल लें कि फैक्ट्री वर्कर्स हैं, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर में, कि दो टाइप के लेबर होते हैं फैक्ट्री में, स्किल्ड और अनस्किल्ड। उसको हम फिर आगे और डिवाइड कर सकते हैं कि लिटरेट लेबर और इलिटरेट लेबर, कितनी पढ़ी लिखी है और कितनी इलिटरेट है। इसको हम फिर और आगे डिवाइड कर सकते हैं कि रूरल लेबर कितनी है और अर्बन लेबर कितनी है। जब हम डाटा को आगे आगे और अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते रहेंगे तो वो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन आ जाएगी। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब हम नंबर्स में डाटा को डिवाइड करेंगे, ये प्रॉफिट हो गया, जैसे हम ऑटोमोबाइल्स कंपनीज में लिखते हैं कि इतनी हमने सैलरी दी, इतना हमें प्रॉफिट हुआ, तो वो नंबर्स में जब हम बात करते हैं, डाटा को डिवाइड करते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में आता है। क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फैक्ट्स। A number of classes are framed keeping in view the lowest and highest value as well as the range of value of the data. Each class of a set refer to a phenomena like wages or profit in the automobile industry. तो एक हम एग्जाम्पल बोल दिया, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल। इसको हम क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल भी बोलते हैं। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखना है इसको, कि क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल भी हम बोलते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे है कि एनुअल प्रॉफिट दिया गया है और नंबर ऑफ फर्म्स दी गई है। एनुअल प्रॉफिट 0 से 1 लाख कितनी फर्म का है, 5 फर्म का है। 1 लाख से 2 लाख 150 फर्म्स का है। 2 से 3 1500 है। 3 से 4 800 है। 4 से 5 400 है और 5 लाख से ज्यादा 200। मतलब ऐसे हमें बताया गया है कि 1 लाख से 2 लाख 150 है, फिर 2 लाख से 3 लाख 1500 है। फर्म्स बता दी गई है कि एनुअल प्रॉफिट इतना एनुअल प्रॉफिट कितनी फर्म्स का है, ठीक है। तो हमको ऐसे डाटा एक्सप्लेन करके जब बताया जाता है नंबर्स की फॉर्म में, तो वो क्वांटिटेटिव डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा होता है। चलो नेक्स्ट सेकंड टॉपिक आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसी चीज जो इन फ्यूचर चेंज हो सकती है।
जिसको हम यूनिट्स में मेजर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे यूनिट्स में मेजर करते हैं, और वो इन फ्यूचर चेंज हो सकती है। जैसे कि अगर आज आपने क्लास 11th के बच्चों का वेट आपने किया कि कितना वेट है उनका, मेजर किया उनका वेट, तो वो इन फ्यूचर चेंज होगा, किसी का बढ़ेगा किसी का घटेगा, तो फ्यूचर में वेट आपका चेंज होगा। तो ये जो आपका जो आपने डाटा निकाला ये वेरिएबल आया, वेरिएबल में आया कि ये इन फ्यूचर चेंज हो सकता है, ये परमानेंट नहीं है। अ कैरेक्टरिस्टिक्स of a phenomena which is capable of being measured and change its value over time is called a variable। कोई भी ऐसी चीज जो आने वाले समय में चेंज हो सकती है, अपनी वैल्यू चेंज कर सकती है, वो वेरिएबल होती है। Thus a variable refers to that quantity which is subject to change and which can be measured by some unit। वेरिएबल वो होता है जो कि चेंज हो सकता है और इसको हम कुछ यूनिट में मेजर करते हैं। जैसे कि if we measure the weight of students of class 11 then the weight of the students will be called variable। जो उनका वेट होगा वो वेरिएबल होगा। और वेरिएबल जो होते हैं वो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस होते हैं। दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होते हैं जो कि एक कंप्लीट नंबर में जंप करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे जंप करते हैं। हम इसको ऐसे जंप नहीं कर सकते 1 1 by 4 2 3 by 6 1 2 by 2 2 by 3 ऐसे करके, मतलब हम ऐसे नहीं करते। जो कंप्लीट नंबर्स में जंप करेंगे वो होते हैं हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स। डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दैट इंक्रीज इन जंप और in complete number। For example, the number of students in class 11th, जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स होंगे वो या तो 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे, ऐसे होंगे। लेकिन वैसे नहीं होंगे कि क्लास 11th में 1 1 by 4 या 1 1 by 2 ऐसे बच्चे इतने बच्चे पढ़ते हैं, 6.5 बच्चे पढ़ते हैं, 5.5 बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे तो कोई नहीं बोलता ना। 10 बच्चे पढ़ते हैं, 12 बच्चे पढ़ते हैं, 20 बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स discrete variables are expressed in terms of complete numbers। discrete variables जो होते हैं वो complete numbers होते हैं, और one may simply say that value of these variable are in complete number। और इनकी जो value होती है वो complete number में होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होती है। ऐसे नहीं होती है 1 1 by 4 1 3 by 4 so on, ऐसे नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल जो होते हैं जो कि इंक्रीज होते हैं लेकिन एक साथ जंप में नहीं होते, फ्रैक्शंस में होते हैं। जैसे कि अगर हमें हाइट बतानी है कि बॉयज की हाइट आपके स्कूल में कितनी है, तो हम बोलेंगे 5 1 5 2 5 3 6 4 6 6 5 9, मतलब ऐसे हम बताएंगे ना, पॉइंट में आ सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही, ऐसे जरूरी नहीं है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो होते हैं जो कि फ्रैक्शंस में जंप करते हैं, फुल नंबर्स में जंप नहीं करते, फ्रैक्शंस में जंप करते हैं। वेरिएबल्स दैट अज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यूज और इंक्रीज नॉट इन जंप्स बट कॉन्टिन्यूसली और इन फ्रैक्शंस आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, हाइट ऑफ द बॉयज इन अ स्कूल इज एक्सप्रेस्ड एज 5 1 5 2 एंड सो ऑन। थर्ड पॉइंट और आज के पार्ट का लास्ट पॉइंट, रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है? रॉ डाटा होता है मास डाटा होता है जो कि रॉ फॉर्म में है, क्रूड फॉर्म में है, जिससे अभी तक कोई भी कंक्लूजन निकल के नहीं आया। वो बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट किया गया है, उसको अभी ऑर्गेनाइज करना बाकी है। कौन ऑर्गेनाइज करेगा? इन्वेस्टिगेटर उसको ऑर्गेनाइज करेगा। अभी वो सिर्फ रॉ है, क्रूड फॉर्म में। अ मास ऑफ डाटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। It is an unorganized mass of the various items. These are yet to be organized by the investigator। जैसे कि ये एक डाटा हमको दिया गया है, सिर्फ नंबर्स दे दिए हैं, सिर्फ हमको नंबर्स दे दिए हैं। क्या दिए हैं ये नंबर्स? ये हमको दिए मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमको मार्क्स दिए हुए हैं क्लास 11th के बच्चों के स्टैटिस्टिक्स में। तो सिर्फ ऐसे हमको दे देने से, हम अगर ये डाटा किसी को दे दें तो ये इससे क्या समझ आ रहा है? इस डाटा को आपको क्या करना है? इस डाटा को आपको सबसे पहले अरेंज करना है, इसको क्लासीफाई करना है। किसमें? पहले आप एक बनाएंगे कि रोल नंबर वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मार्क्स लिखेंगे,
आप ऐसे इस डाटा को कलेक्ट करेंगे तब बनाएंगे ना कि रोल नंबर 1 के आपके 45 स्टैटिस्टिक्स में 45 मार्क्स है, रोल नंबर 2 के स्टैटिस्टिक्स में 23 मार्क्स है, रोल नंबर 3 के स्टैटिस्टिक्स में 85 मार्क्स है। तो ऐसे करके जब आप बनाएंगे तभी तो वो ऑर्गेनाइज डाटा होगा, हमें पता चलेगा। क्या आपने सिर्फ एक टेबल बना करके दे दी कि ये रहा डाटा आपका, अब इससे आप कुछ भी निकाल लो, ठीक है। तो ये तो हम इससे तो कुछ नहीं निकाल सकते जब तक हमें पूरी तरीके से क्लासिफाई नहीं कर रखा। तो ये जो डाटा हुआ ये हुआ अनऑर्गेनाइज डाटा, या फिर हम इसको बोलते हैं रॉ डाटा। ये होता है रॉ डाटा जो कि अनऑर्गेनाइज वे में हमको दिया गया है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, डाटा प्रेजेंटेड इन दिस टेबल आर रॉ डाटा। जो इस टेबल में हमको डाटा दिया गया वो रॉ डाटा है। दीज आर नॉट होमोजीनियस डाटा और द डाटा क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस विद सिमिलैरिटीज। ये डाटा होमोजीनियस नहीं है, ना ही इसको किसी ग्रुप में डाला है, ना ही किसी क्लास में डाला है जो कि सिमिलैरिटीज से बेस हो, ठीक है। नो मीनिंगफुल कंक्लूजन इज पॉसिबल फ्रॉम दिस डाटा। इससे किसी भी तरीके का कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। ओनली दैट डाटा आर यूजफुल टू स्टैटिस्टिक्स विच आर होमोजीनियस। और वही डाटा स्टैटिस्टिक्स के लिए यूजफुल होता है जो कि होमोजीनियस हो, सिमिलर हो एक दूसरे के। एनी आइटम ऑफ द डाटा लाइक द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इनकम ऑफ अ फार्मर एटसेट्रा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। जैसे कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का क्या प्राइस है, फार्मर की इनकम कितनी है, इसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, या मेजर बोलते हैं, आइटम बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन फ्रॉम दीज डाटा, इन डाटा से एक कंक्लूजन निकालने के लिए इन्वेस्टिगेटर को सबसे पहले इनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। टू डू सो एन इन्वेस्टिगेटर हैज टू क्लासिफाई द सेम इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। और ऐसा करने के लिए उसको सबसे पहले उनको सीरीज में लाना पड़ेगा। सीरीज क्या होती है? A series is used statistically, may be defined as things or attribute of things arranged according to some logical order। जिसको हम किसी लॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट कर दे वो सीरीज होती है। हमने मार्क्स रोल नंबर वाइज प्रेजेंट कर दिए, ये हो गई हमारी सीरीज। लॉजिकल ऑर्डर में हमने जब भी डाटा प्रेजेंट किया तो वो सीरीज हो गई। तो ये डाटा रॉ डाटा था, इसको सबसे पहले ऑर्गेनाइज तरीके से हमको अरेंज करना पड़ेगा, एक सीरीज में लाना पड़ेगा, तब ये स्टैटिस्टिक्स के काम आएगा। फिलहाल ये डाटा स्टैटिस्टिक्स के किसी काम में नहीं आता। तो इतना ही था इस पार्ट में। थैंक यू सो मच ये पार्ट देखने के लिए। सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।